औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम। कायनात में हर चीज़ का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। हज़ारों करोड़ों लामुतनाही दूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात के नाम बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। Gentlemen, we start with the lecture 11 and as usual before starting the lecture I generally share a good quotation with you or a message. आज का जो मैसेज है इट सेज सम पीपल कम इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स, अदर्स कम इन लाइफ एज लेसन्स। ये एक मैंने ये मैसेज इसलिए चुना था कि जनरली वी हैव अ टेंडेंसी एज एकेडमिया पर्सन, एज ए स्टूडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम लोगों पे, सिस्टम पे, कम्युनिटी पे, लोगों के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ग्रिप करते हैं। दिस इज यू हु आर गोइंग टू मेक एवरी बिहेवियर, किसी हर एक का कंडक्ट जो है उसको अपने लिए एज ए अपॉर्चुनिटी लें और इसे लर्न गुड थिंग। फर्ज किया अगर किसी ने आपसे अखलाक से बात नहीं की तो यू ऑलवेज ट्राई कि आपका जवाब जो है अखलाक से भरपूर हो, यानी आप हर अच्छे बंदे से अच्छी चीज़ सीखें और इवन अगर किसी का कंडक्ट ठीक नहीं भी है इवन देन आप पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छी चीज़ पिक करें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ऑन द रूट ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुडनेस बेहतर बनाएं। सेकेंड लेसन इज डोंट लूज होप, You never know what tomorrow will bring. You never lose hope. मायूसी जो है, नाउमीदी जो है, ये इस्लाम में भी हराम करार पाई है। ये अल्लाह ताला मायूस दिलों को बहुत नापसंद करते हैं। मायूसी को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। अच्छे लोग, पॉजिटिव माइंड के लोग, गुडनेस पे बिलीव करने वाले लोग, अच्छा कंडक्ट रखने वाले लोग हमेशा अल्लाह की रहमत के तलबगार रहते हैं और जो लोग अच्छाई के तलबगार रहते हैं अल्लाह ताला हमेशा उन पे फजल करम करते हैं। Gentlemen, before we start the next lecture, I would like to share with you the summary of the lecture 10. सबसे पहले एज यू रिमेंबर कि हमने लेक्चर 10 में हार्मोनाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था कि हार्मोनाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, इसके नेगेटिव क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। देन वी कवर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB के मतलब बात की थी हमने। फिर हमने अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन हार्मोनाइजेशन में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी हमने उन पे बात की। फिर प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेस रूल बेस्ड अकाउंटिंग पे बात की थी कि प्रिंसिपल बेस्ड जो अकाउंटिंग है विज़ रूल बेस्ड अकाउंटिंग जो है उसका क्या रोल है। फिर हमने IASB फ्रेमवर्क और IFRS पे बात की थी कि ये इनके फ्रेमवर्क्स क्या हैं। फिर हमने यूज ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ IFRS के मतलब बात की थी और फिर कन्वर्जेंस ऑफ IAS एंड US गैप की बात हुई थी। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उस पर तफसीलन बात हुई थी और इनका हमने कंपैरिजन ड्रा किया था। नो टुडे विल कवर दी बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, इन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एथिक्स इन दी अकाउंटिंग। Nowadays, the moral and ethical practice of accountancy profession is questioned by the regulators, legislators, investors and stakeholders. आजकल थोड़ी अकाउंटिंग के जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं या अकाउंट मेंटेन करने वाले लोग हैं, इसके मुतालिक आमतौर पे दूसरी कम्युनिटी के लोग कमेंट कर रहे हैं। The commercial interest of large firms of accountants had overwhelmed the allegiances to professional integrity. Professional integrity जो है, जो अनबाइस्ड अप्रोच है, जो प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच है, पीपल फील कि वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन अकाउंटिंग। फ्रॉड की डेफिनेशन, एकेडमिकल डेफिनेशन के हम शेयर करते हैं। फ्रॉड इज एन इनइंटेंशनल डिसेप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ए कंपनीज एसेट्स और मैनिपुलेशंस ऑफ इट्स फाइनेंशियल डाटा टू एडवांटेज ऑफ द प्रोप्राइटर। ये एक ऐसा एक्ट है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्रॉड इज एन unintentional deception, misappropriation of a company's assets or manipulation of its financial data to the advantage of the proprietors. Basically ये एक ऐसी misappropriation है, ऐसी exploitation of data है जो कि proprietor के advantage को जाए
बिजनेस ओनर के एडवांटेज को जाए और प्रिंसिपल सेंटर्ड जो अप्रोच है इग्नोर हो और जो आउटसाइडर है उसे जनरली मिसलीड हो। सिम्टम्स कैन इंक्लूड, जो इसके सिम्टम्स हैं दे इंक्लूड की एग्जेक्टिव्स अपीयरिंग टू बी लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स। जो की एग्जेक्टिव्स हैं इसको इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ अमूमन कम्युनिटी में पाकिस्तान में स्पेशली ये टेंडेंसी है कि FBR की जो स्टेटमेंट्स होती है, जो टैक्स स्टेटमेंट होती हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं कंपनीज ने एक्चुअल में और होती हैं जो उनकी इनकम स्टेटमेंट है, और जो CBR को या फिनेंशियल डिपार्टमेंट को FBR को दी जाती हैं वो और तरह की होती हैं। सो की एग्जेक्टिव्स अपीयरिंग टू बी लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, जो उसका सिम्टम्स है, जो उसके ओनर्स हैं बियॉन्ड देयर मीन्स नजर आते हैं। की एग्जेक्टिव्स हैव अ क्लोज एसोसिएशन विद द सप्लायर्स, जो उसके सप्लायर्स हैं उनसे उनकी ज़्यादा एसोसिएशन हो जाती है, जो डिफरेंट चीज़ें उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। कंपनी यूजर्स सेवरल डिफरेंट बैंक्स नॉन सीज फुल फाइनेंशियल पिक्चर, डिफरेंट बैंक्स पे ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ा देते हैं वो ताकि पिक्चर फिनेंशियल एमर्जी ना हो। 1 or 2 इंडिविजुअल्स डोमिनेट दी कंपनी, एक या दो इंडिविजुअल इस केस में डोमिनेट कर रहे होते हैं कंपनी को। अगला जो एथिक्स, अकाउंटिंग में एथिक्स से होता है लॉसेस ड्यू टू द अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो क्या हैं। कॉस्ट ऑफ लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट प्रोप्राइटर्स, जो लीगल एक्शन होते हैं ओनर्स के अगेंस्ट कंपनी टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ और उसको डिफेंड करने में भी कास्ट लगती है, गवर्नमेंट मशीनरी भी उस पर इफेक्ट होती है। देन द कॉस्ट ऑफ द रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, प्रोफेशनलिज्म कम होता है, प्रोडक्टिविटी उस लेवल पे नहीं रहती, एक पूरी फुल स्पिरिट के साथ सिनर्जाइज्ड प्रोग्राम के तहत फुल पोटेंशियल के तहत लोग नहीं काम कर रहे होते फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज कंपनीज आर फोर्स्ड टू डाउनसाइज और टू गो आउट ऑफ बिजनेस, तो वो एक किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। कंपनीज को बताया जाता है, एंटरप्राइज को बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाता है कि जी डाउन साइज करें, रिड्यूस करें अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज इट्स अ मच लोड ऑन यू। इकोनॉमिक लॉसेस टू ऑर्गेनाइजेशन हेंस टू सोसाइटी, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइज के, बिजनेस यूनिट के लॉसेस होंगे तो इनडायरेक्टली वो कम्युनिटी लॉसेस हैं, पूरी सोसाइटी के लॉसेस हैं, विच हैज टू बी बेयर्ड बाय द एंटायर नेशन अल्टीमेटली। नो विल सी के हाउ टू बी सक्सेसफुल इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे सक्सेसफुल कैसे हो जाता है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन द अकाउंटिंग। नंबर 1 टिप है टू बी रिस्पॉन्सिबल, होनेस्ट एंड एथिकल। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। अनबाइस्ड अप्रोच, प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच और प्रोफेशनल अप्रोच में अगर आप रहेंगे और उसी में बातचीत करेंगे, उसी में इंटरेक्शन करेंगे, उसी में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देन हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका प्रोफेशनली, इफ यू आर प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग नोबडी कैन पिन यू डाउन। आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं प्रोफेशनली और उतनी कॉन्फिडेंट भी होते हैं। नो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस डाटा, जो डाटा के है सॉफ्टवेयर हैं, जो हेल्पिंग टूल्स हैं आईटी के, उन पे जो इंडिविजुअल है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो अकाउंटिंग के लोग हैं, उनकी जो दस्तरस है, उनका जो होल्ड है, उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी होनी चाहिए। देन बी एबल टू कम्युनिकेट अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो जिस तरह पूछी जाए, जिस फील्ड से पूछी जाए, जो सी स्टेटमेंट एक्वायर की जाए, जो से टाइम पीरियड की बात हो, तो प्रोफेशनली उनका उस पर पूरा होल्ड होना चाहिए। एथिक्स, अगर आप एथिक्स की हम बात करें तो एथिक्स में जो जैसा कि स्लाइड में शो किया गया है, तो एथिक्स में एक चीज़ इंटेग्रिटी आ जाती है जो बहुत ज़रूरी है, फिर कमिटमेंट है आपकी प्रोफेशनली, फिर आपका ट्रूथफुलनेस है कि आप कितने सच्चे हैं, and how you are more confident with the principle centered approach. The ethics says that the process that individual use to evaluate their conduct in light of moral principles and values. Moral principles मैंने आपसे शेयर किए हैं कि ethics हैं, commitment है और integrity. Ethics जो professionally acknowledged चीज़ें हैं, truth जो है कि जो प्रॉपर वो ट्रूथ है, जो सच है उसको सपोर्ट करता है, फिर इंटेग्रिटी है कि हाउ मच ही हैज द सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसके बाद कमिटमेंट है इंडिविजुअल की कि हाउ डू ही कमिट्स एंड हाउ मच ही इज कमिटेड टू द रिजल्ट्स आर एंड प्रोडक्ट आर टू डिलीवर फॉर दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइज। मेजर अकाउंटिंग बॉडीज, मेजर अकाउंटिंग बॉडीज जो हैं उनमें ओवरऑल जो आ जाती हैं, वन इज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। American Institute of Certified Public Accountants is one of the major body. Then is the Financial Accounting Standard Board, FASB कहते हैं इसको, Financial Accounting Standard Board है। फिर उसके बाद है Government Accounting Standard Board, गवर्नमेंट का अपना
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन होता है, जैसे पाकिस्तान का भी है, SCCP कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हर कंट्री का ये अपना होता है। एसेट्स को जब हम बात करते हैं एसेट्स की फाइनेंशियली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, एसेट्स इज द एनीथिंग ऑफ वैल्यू हेल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ जो किसी वैल्यू की हो और किसी उसकी वर्थ हो और उसकी स्टैंडिंग हो, उसकी टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, तो एनीथिंग ऑफ वैल्यू हेल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, उसको एसेट का शुमार किया जाता है। एसेट्स है पोटेंशियल यूजफुलनेस। बाज़ एसेट्स में या तो पोटेंशियल यूजफुलनेस होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं या रॉ मटेरियल का हिस्सा होते हैं। एट सम स्टेज दे हैव टू बी यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन उनकी फ्यूचर यूजफुलनेस होती है कि फ्यूचरली भी वो, फॉर द लॉन्ग रन भी, लॉन्ग टर्म भी वो यूजफुलनेस होती है उनकी। और फिर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सो एसेट्स के तीन बड़े बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन इज द पोटेंशियल यूजफुलनेस है उसकी, अदर इज द फ्यूचर यूजफुलनेस है, एंड थर्ड इज द इकोनॉमिक वैल्यू। हम एसेट्स की बात कर रहे थे। एसेट्स में कॉस्ट प्रिंसिपल्स आ जाता है। फिर उसके अलावा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि जी जो गोइंग कंसर्न है उस पर्टिकुलर इंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस यूनिट का। फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल्स आ जाती है उनकी कि जी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हमेशा रिटेन किया जाता है। और फिर स्टेबल डॉलर कंसेप्ट कि जितने आपके एसेट स्टेबल हैं उतना ही यू आर स्टेबल टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिगार्डिंग अकाउंटिंग इश्यूज। इक्विटीज पहला कंसेप्ट जो अहम पिलर था अकाउंटिंग का, हमने आपसे शेयर किया, एसेट्स थे। नाउ वी टॉक अबाउट द इक्विटीज। Equity, what is equity? Equities, these are the claims against the total assets of an organization. जो ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट जो क्लेम्स हैं, उसके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं वो उनको इक्विटीज़ का नाम दिया जाता है। फिर लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज क्लेम्स ऑफ नॉन ओनर्स। लाइबिलिटीज़ वो हैं जो कि नॉन ओनर ने उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उस यूनिट में कंट्रीब्यूट किया होता है, जैसे बैंक्स की लाइबिलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स की हैं, शेयर होल्डर्स की हैं। तो क्लेम्स ऑफ द नॉन ओनर्स। और ओनर्स इक्विटी क्या है? इट इज नोन एज द क्लेम्स ऑफ द ओनर्स। ओनर्स का जो क्लेम है उसको ओनर्स इक्विटी कहेंगे, और दूसरी लायबिलिटी जो है वो क्लेम्स ऑफ द नॉन ओनर्स है। अनदर टर्म इज नोन एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। कि रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग इज इट इज द क्युमुलेटिव टोटल ऑफ नेट इनकम, नेट लॉस एंड डिविडेंड्स सिंस स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ये कंसेप्चुअली मैं आपसे दोबारा शेयर कर लेता हूँ। क्युमुलेटिव टोटल ऑफ नेट इनकम, रिटेन्ड अर्निंग्स की बात हम कर रहे हैं। दिस इज क्युमुलेटिव टोटल ऑफ द नेट इनकम, टोटल इनकम का टोटल, नेट लॉस जो लॉस होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस में, एंड द डिविडेंड्स सिंस स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है टोटल इनकम, टोटल लॉस और डिविडेंड्स जब करें उनको निकालें तो इट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स। अगली बात है रेवेन्यूज। रेवेन्यूज जो हैं, रेवेन्यूज एक अकाउंट्स में एक और आपको बड़ी फेमिलियर टर्म बार बार बोली जाएगी, इस पे इंटरेक्ट किया जाएगा, पर एकेडमिकली रेवेन्यूज क्या हैं? दीज आर द इनफ्लोज ऑफ एसेट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द परफॉर्मिंग द सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। ये इनफ्लो है एसेट्स का, मनी का, करेंसी का, चीज़ों का, किसी पोटेंशियल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। दिस इज द इनफ्लोज ऑफ एसेट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द परफॉर्मिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। कि जो सर्विसेज परफॉर्म करने पे आपको जो पैसे मिले, जो पेमेंट्स हुई उसके अगेंस्ट, या आपने जो एंड प्रोडक्ट सेल आउट की जो वो पैसे आए, करेंसी आई, दैट इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज। फिर रेवेन्यूज आर रियलाइज्ड, ये रियलाइज किए जाते हैं, ये इनको टेक ऑन डॉक्यूमेंट किया जाता है। व्हेन दी सर्विसेज परफॉर्म, जब सर्विस परफॉर्म हो साथ ही इनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। व्हेन दी गुड्स आर डिलीवर्ड, जब चीज़ें एंड प्रोडक्ट जो है टेंजिबल चीज़ डिलीवर हो जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस। जैसे हमने तो रेवेन्यूज की बात की थी पिछली स्लाइड में, नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस। Expenses are the outflows of assets or incurrence of the liabilities while earning revenues. Expense क्या है? ये outflows of assets. Assets जब outflow होते हैं वो, या liabilities जो generate होती हैं while making the product or services. A business incurs expenses to earn revenues. जो ही रेवेन्यू, ये लाइबिलिटीज, ये एक्सपेंस इसलिए किए जाते हैं असल में टू जनरेट प्रॉफिट और टू अर्न द रेवेन्यूज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो बहुत बेसिक चीज है, इस पे हम बात करते हैं। ऑलवेज इट सेज दैट द एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। जब भी हम बात करेंगे एसेट्स की तो ये लायबिलिटीज इक्वल होंगे। ये इसको फेमस अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। और एसेट्स क्या हैं? दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर बिजनेस आर ओन्ड बाय द बिजनेस। लायबिलिटीज क्या हैं? जो कि फर्म के डेब्ट्स हैं। सो आई अगेन जस्ट रिविजिट माय वर्ड्स कि हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रूव किया जाता है, साबित किया जाता है, एंड कंक्लूजन की जाती है कि हमेशा एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट होते हैं। एसेट्स क्या हैं? दीज आर दी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, आपने जो बिजनेस ओन कर रहा होता है। लायबिलिटीज क्या हैं? जो फर्म ने डेट्स देने होते हैं वो उसको लायबिलिटीज का नाम हम देते हैं। अच्छा, आगे अगर जाएं, ओनर्स इक्विटी, जो हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, ओनर्स इक्विटी। ओनर की जो इक्विटी होती है वो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से जब टोटल लायबिलिटीज निकाल देते हैं तो ओनर की इक्विटी बच जाती है, जो बाकी मांदा इक्वेशन है उसके तहत। अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी आप इसमें वन बाय वन हम आगे बात करते जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देखेंगे तो थिंग्स ऑफ वैल्यू, जो थिंग्स ऑफ वैल्यू जिनकी वैल्यू है फाइनेंशियली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, दो आर द क्लेम्स। वो क्लेम जो आपको पेमेंट हो गई है और वो क्लेम जो विच द पेमेंट हैज येट टू बी रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम द यूजर्स आर द कस्टमर्स। एसेट्स जो होते हैं हमेशा इक्विटीज के बराबर होते हैं। एसेट्स जो होते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी होती है। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू नेट एसेट्स। अगर आपसे पूछे कि नेट एसेट जो फाइनेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, दे आर दी एसेट्स, जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के, माइनस लायबिलिटीज जो उसकी लायबिलिटीज हैं, इट बिकम्स इक्वल टू दी नेट एसेट्स। अकाउंटिंग साइकिल, नो वी वांट टू टॉक अबाउट दी अकाउंट साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल क्या चीज है? अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है एनालाइज करने से। सबसे पहले चीज को एनालाइज किया जाता है, उसका एनालिसिस कैरी आउट किया जाता है, फिर उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। एनालाइज करके आपकी कोई एंट्री है, कोई ट्रांजैक्शन है, उसको एनालाइज करते हैं आप कि ये किस सिस्टम से बिलोंग करती है, इसकी प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ इसको प्लेस करना चाहिए, किस डेट की एंट्री है, क्या इसकी वर्थ क्या है, ऑल दैट। आफ्टर एनालाइजिंग दीज थिंग्स, इसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसको रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट किया जाता है या डॉक्यूमेंट किया जाता है इन राइटिंग। पोस्ट के बाद पोस्ट करते हैं आप लेजर में। हमने शुरू में पढ़ा होगा जर्नल जिसको कहते हैं हम, एज ए जर्नल लेजर में ये पोस्ट करते हैं। फिर उसके बाद प्रिपेयर करते हैं। पोस्ट करने के बाद आप प्रॉपर एक अपनी वर्कशीट जो है लेजर में सारे जर्नल प्रिपेयर करके प्रॉपर तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर आप उसको क्लोज करते हैं। सो वो दी की स्टेप्स इन हैव इन अकाउंटिंग साइकिल, दे इंक्लूड एनालाइज, record, post, prepare and close. These are the main steps which are the part of the accounting cycle. अच्छा, अभी हम एनालाइज की पहले बात करते हैं कि एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन, मैंने वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले जो एनालाइज के हेडिंग में था। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको ट्रांजैक्शन को जब भी आपने एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इज देयर चेंज इन दी एसेट्स, क्या एसेट्स में कोई तब्दीली, अगला सवाल आप करते हैं। अगर एसेट में तब्दीली है, इफ इट आंसर इज यस, विच एसेट, कौन से एसेट में तब्दीली है। फिर हाउ मच वाज द चेंज, यानी आप पहले तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं, उसके बाद इज देयर एनी चेंज इन एसेट्स, क्या एसेट में चेंज है हमारी, विच एसेट्स, कौन सी एसेट में चेंज है, एंड हाउ मच, कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस ट्रांजेक्शन का, हाउ मच वाज द चेंज। इज देयर अनदर चेंज इन द एसेट्स, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी चेंज है, आप उसको रिविजिट करते हैं अंडर दीज हेडिंग्स। उसके बाद आप एसेट्स की तरफ से हटे और फिर लायबिलिटीज की तरफ आ जाते हैं। वी मस्ट हैव सीन कि एसेट्स और लायबिलिटीज की मेन है। तो इज देयर अ चेंज इन लायबिलिटीज, अगला सवाल आप करते हैं। अगर चेंज है लायबिलिटीज में, विच लायबिलिटी, किस लायबिलिटी में ये चेंज है, और हाउ मच वाज द चेंज, किस लायबिलिटी में चेंज है और कितनी चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट आप दोबारा देखते हैं, इज देयर अनदर चेंज इन लायबिलिटीज, क्या लायबिलिटीज में दूसरी भी चेंज है, और इज देयर अ चेंज इन ओनर्स इक्विटी, क्या ओनर्स इक्विटी में भी कोई चेंज है, अगर चेंज है हाउ मच वाज द चेंज। ये सारे एनालाइज करने के बाद नाउ वी कम टू दी 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं
जो डील करती हैं। इसको पूरे फाइनेंशियल या अकाउंटिंग साइकिल को या डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा अहम पिलर्स हैं ये चार। फर्स्ट इज द बैलेंस शीट, सेकंड इज द इनकम स्टेटमेंट, देन इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर्स इक्विटी जो कि ओनर्स इक्विटी होती है, और स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो जो कैश फ्लो हुए हैं उस एंटरप्राइज से, उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस प्रॉपर बिजनेस यूनिट से। नो वी टॉक अबाउट वन बाय वन। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इट्स अ समरी ऑफ द डॉलर अमाउंट्स ऑफ ए फर्म्स एसेट्स, लायबिलिटीज and owner's equity on accounts at the end of a specific accounting period। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जी बैलेंस शीट की जब भी हम बात करते हैं। पहला इसका यह है कि इट इज़ ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, इट इज़ नॉट दी ओपन एंडेड। अगली बात है इट्स अ समरी ऑफ द डॉलर अमाउंट्स, जो करेंसी की जो भी करेंसी है उसकी समरी ऑफ ए फर्म्स एसेट, उस करेंसी में उस फर्म के एसेट्स की बात करती है, लाइबिलिटीज़ की बात करती है, एंड ओनर्स इक्विटी की बात करती है। अकाउंट्स एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया एक पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड के लिए। हम बैलेंस शीट की कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं। इट समराइजेज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी एज ए स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए। एसेट्स क्या हैं? दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज और आइटम्स ऑफ वैल्यू अ बिजनेस ओन्स। हमने शुरू में कवर किया था कि एक बिजनेस की जो ओनरशिप है, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस ओन करता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कैश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, पोटेंशियल चीज़ें हैं। लायबिलिटी क्या है? दीज आर द क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स बाय नॉन ओनर्स। हमने बात की थी नॉन ओनर्स का, शुरू में लेक्चर के जिक्र आया था। असल में ये वो क्लेम है लायबिलिटीज जो नॉन ओनर्स ने क्लेम किए होते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से। ओनर्स इक्विटी क्या है? इट इज़ द क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स बाय ओनर्स, जो ओनर ने खुद एसेट्स में अपना कंट्रीब्यूट किया होता है, उन्होंने अपनी पॉकेट से, या उसके अपने क्लेम्स होते हैं, अपना कैश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, वट एवर इट इज। सो ओनर्स इक्विटी सेज क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स बाय द ओनर्स, जो ओनर के अपने क्लेम्स हैं। अभी हम बात करेंगे जी इनकम स्टेटमेंट की। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट इकोनॉमिकली अकाउंटिंग में? इनकम स्टेटमेंट इट प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। पहली बात, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिजल्ट्स पूरे बिजनेस ऑपरेशन की बातचीत करती है। इसमें रेवेन्यूज होते हैं, शो किए जाते हैं। रेवेन्यूज क्या है? इट इज द इनफ्लो ऑफ एसेट्स फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्विसेज आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। रेवेन्यूज हमने शुरू में ही पढ़ा था, ये वो करेंसी है, वो कैश है जो कि सर्विसेज जो आपने रेंडर की हैं, एक्सटेंड किए हैं बिजनेस यूनिट ने, उसके अगेंस्ट, या जो प्रोडक्ट अगर किसी ने मैन्युफैक्चर करके एंड प्रोडक्ट बेची है, सेल किया, कस्टमर को मार्केट में सेल किया, उसके अगेंस्ट ये जनरेट होते हैं। एक्सपेंस क्या है? इट इज यूज ऑफ एसेट्स और इनकर्स ऑफ लायबिलिटीज व्हेन अर्निंग रेवेन्यू। ये उन एसेट्स का उस एंड प्रोडक्ट या सर्विसेज को करने के लिए जो आपके अखराजात आते हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं, उसको हम एक्सपेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या अकाउंटिंग साइकिल में याद किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये तीसरी स्टेटमेंट जो हमने इनकम स्टेटमेंट के बाद शुरू की थी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सेज इट प्रेजेंट्स द रीजंस व्हाई कैश ऑन द बैलेंस शीट चेंज फ्रॉम वन डाटा टू अनदर। ये इस क्वेश्चन का आंसर देती है कि बैलेंस शीट में जो डाटा है अकाउंट्स का, कैश का, वो क्यों चेंज हुआ एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग की तरफ, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम अगेन। इट प्रेजेंट्स कैश फ्लोज फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो उस बिजनेस को चलाने में एक्टिविटीज फंक्शनल जब करते हैं बिजनेस को, उस पे ऑपरेशन पे जो उसके फंक्शनल होने पे जो अखराजात आते हैं उनकी एक्टिविटीज पे, और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आपने इन्वेस्ट किया होता है उसमें से, और फिनांसिंग एक्टिविटीज जो आपने डिफरेंट स्टेट्स में से उस बिजनेस यूनिट में से फाइनेंस किया होता है। सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑलवेज इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फिनांसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेट करने के, फंक्शन करने के एक्टिविटीज के अखराजात, इन्वेस्ट करने के अखराजात और फिनांस करने के अखराजात फॉर अ पर्टिकुलर टुवर्ड्स अ एंड प्रोडक्ट आर दी सर्विसेज विच इज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। ये स्लाइड बड़ी अहम है, कैंडी बी फोकस्ड। दिस शोज दी पर्सनल बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट क्या होती है उसका स्पेसिफिक आपकी लर्निंग के लिए आपकी एज ए डेमोन्स्ट्रेशन, एज ए क्वेश्चन आपको शो किया जा रहा है स्लाइड में। इंडिविजुअल्स डिटरमिन देयर नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी बाय सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ देयर डेब्ट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ देयर एसेट्स। जब डेट्स को एसेट्स में से निकाला जाता है तो पर्टिकुलर वर्थ ऑफ द बिजनेस, वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल इक्विटी निकल आती है। अब इसको जरा गौर से इसका स्पेसिफिक देखेंगे हम। ऊपर सबसे कंपनी का नाम लिखा जाता है, जो इस केस में मार्टी कॉम्बेल है, और इसका नाम लिखा जाता है जी पर्सनल बैलेंस शीट।
फिर दिसंबर 31 2000 की है, ये उसको नीचे डेट लिखी जाती है जिस पर्टिकुलर मंथ की थी। अभी आप देखिए इसने मेन हेडिंग एसेट्स का दिया। सबसे पहले पर्सनल बैलेंस शीट के मुतालिक सबसे पहले उन्होंने मेन हेडिंग में एसेट्स की बात की है। कैश $2500, सेविंग्स ऑन अकाउंट 5000, ऑटोमोबाइल 15000, स्टीरियो 1000, टीवी $500 और फर्नीचर 2500। सो टोटल इट मेक्स, जो टोटल इसका जब इन्होंने किया एसेट्स का, तो इट कम्स टू बी $26,500। अभी उन्होंने सबसे पहले ऊपर एसेट्स को इंडिकेट किया, नीचे लायबिलिटीज को किया। लायबिलिटीज में जो आपने पे की वो था ऑटोमोबाइल लोन दिया आपने $9500 और क्रेडिट कार्ड बैलेंस जो था वो $500 निकला। सो इट मेक्स $10,000। सो टोटल लायबिलिटीज आपकी $10,000 हो गई और टोटल एसेट्स आपके $26,500 हुए थे। सो नेट वर्थ, जो एक्चुअल वर्थ है ओनर्स इक्विटी की, वो क्या होगी? आपने 26,000 में से वो निकाल दिए, $16,500 रह गए। टोटल लायबिलिटीज एंड नेट वर्थ, अगर उसको टोटल करें आप लायबिलिटीज और नेट वर्थ को, मेक्स $26,500। अभी आप गौर करें तो बैलेंस शीट एसेट्स लिस्टेड ये कैसे होती है? मोस्ट लिक्विड, फिर लीस्ट लिक्विड की तरफ हम जाते हैं। बिजनेस बैलेंस शीट, बिजनेस बैलेंस शीट में क्या कैरेक्टरिस्टिक उसके होनी चाहिए? इट समराइजेस फर्म्स अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में बैलेंस शीट जो है प्रॉपर समराइज करती है, जैसा हमने पहले देखा है। नोट दैट एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटीज। हमेशा एसेट्स जो है मैंने आपसे शेयर किया था वो लायबिलिटीज और ओनर की इक्वल इक्विटी के बराबर होते हैं। एसेट्स आर इक्वल टू दी लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अभी इट्स एग्जांपल ऑफ द बैलेंस शीट। ऊपर आप गौर करें तो बैलेंस शीट के एसेट्स लिखे गए हैं। एसेट्स को थोड़ा वो तफसील में चले गए हैं। मजीद पिछली जो क्वेश्चनर मैंने आपको दिखाया था उसको मजीद उन्होंने एक्सपेंड किया है। इट गोज फॉर द करंट एसेट्स, उसके बाद फिक्स्ड एसेट की हर एक की वैल्यू लिखी है उन्होंने, फिर इनटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू लिखी, उसके बाद टोटल एसेट्स जब इन्होंने टोटल किए दैट कम्स टू बी $3,40,000। $3,40,000 बने। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो करंट एसेट्स की वैल्यू जो उन्होंने निकाली वो निकाली प्लस फिक्स्ड एसेट्स को जब किया तो करंट एसेट्स निकले 1,82,000, फिक्स्ड एसेट निकले 1,37,000 और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये $21,000 निकले। उन्होंने एसेट्स की सारी टाइप्स को अलग-अलग एड्रेस किया है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स निकले $3,40,000। नीचे उन्होंने लायबिलिटीज को हर एक को इंडिकेट किया, लायबिलिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इक्विटी का नाम दिया उन्होंने। ऊपर उन्होंने करंट लायबिलिटीज की बात की, वो निकली $70,000 की। फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात की, वो निकली $1,10,000। उसके बाद उन्होंने स्टेक होल्डर्स इक्विटी की बात की, वो निकली $2,30,000। सो टोटल ओनर्स इक्विटी जब की उन्होंने इट बिकेम दी $2,30,000। और टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी को जब किया उन्होंने एड ऑन किया तो फॉर दी करेक्टनेस ऑफ दी अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको हम कहते हैं इट कम्स टू बी $3,40,000। Now we'll talk about the income statement. What is income statement? क्या है? It is a summary of a firm's revenues and expenses during a specified accounting period. मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। इनकम स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ फर्म्स रेवेन्यूज, जो कि फर्म के रेवेन्यूज हैं, एंड एक्सपेंसेस, उनके एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड। मैंने कहा था एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज की या बिजनेस यूनिट के जो रेवेन्यूज और एक्सपेंस की समरी है उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। पर्सनल इनकम स्टेटमेंट, ये फिगर जरा गौर से देखने वाली है, इसका जरा गौर से हम देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि by subtracting expense from the income, anyone can construct a personal income statement and determine if they have a surplus or deficit at the end of each month. Expense जो है जब इनकम से आप निकालते हैं at the end of a particular month तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि the thing or the business or the person is in profit or in loss, दोनों केसेस।
तो इसका स्पेसिमेन है, आपको शो किया गया जैसा कि स्लाइड में नजर आ रहा है। सबसे ऊपर उस पर्टिकुलर फर्म का नाम लिखा जाता है, फिर उसके नीचे लिखा जाता है पर्सनल इनकम स्टेटमेंट, फिर उसके नीचे जिस टाइम पीरियड किया फॉर द मंथ ऑफ एंड दिसंबर लिखा हुआ है 31 दिसंबर है 2000 ईयर 2000। पहला हेडिंग इन्होंने दिया इनकम टेक होम पे, जो कि प्रॉपर इनकम है किसी इंडिविजुअल की, टेक होम पे $1900। अच्छा, मंथली एक्सपेंसेस हैं जो कि जिनको माइनस उसमें से होंगे, उसमें उन्होंने ऑटोमोबाइल लोन लिखा 250, क्रेडिट कार्ड पेमेंट 100, अपार्टमेंट रेंट 500, यूटिलिटीज $200, फूड 250, क्लोथिंग 100 एंड रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट 250। सो उन्होंने जो इसमें से माइनस करके निकाला, जो एक्सपेंस थे, टोटल एक्सपेंस बने, टोटल मंथली एक्सपेंस वाज 1650 आ गए। तो कैश सरप्लस और प्रॉफिट जो निकाला उन्होंने एट द एंड ऑफ द मंथ, टोटल रेवेन्यू में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस निकाले तो $250 जो हैं वो बच के, जैसे उस रूल के तहत हमने बताया आपको। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स की, अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे एक जेनेरिक इक्वेशन के तौर पे इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी गुड सोल्ड हुई हैं, इक्वलेंट टू दी बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री शुरू में थी वो माइनस वो एक्सपेंस निकालेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगी उसमें पर्टिकुलर। बिजनेस इनकम स्टेटमेंट है, समराइजेज द फर्म्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड। फॉर नॉर्थ ईस्ट और नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस इज $30,175। आप जरा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखिए जो हमें शो की जा रही है ऑन दी स्लाइड। आप सबसे ऊपर उन्होंने जो रेवेन्यूज आए वो लिखे हैं कि ग्रॉस सेल्स क्या हुई, जो सेल्स लेस हुई अलाउंसेस वगैरह और सेल्स डिस्काउंट्स वगैरह दे के, फिर उन्होंने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में से निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकला, दैट टेंड्स टू बी $1,17,000। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाले गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है डिफरेंट इंट्रीज के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे वर $37,000। फिर उसके बाद ग्रॉस एक्सपेंस निकले और ऑफिस सैलरीज वगैरह निकाली और इनका टोटल आ गया $42,500। सो इट कुड इजीली से टोटल जनरल एक्सपेंस जो आए $42,500, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलहदा हैं वो उन्होंने निकाले $79,500, और नेट इनकम फ्रॉम दी ऑपरेशंस, ऑपरेशन से जो उनको इनकम आई वसूल हुई दैट इज 2000 होगी $2,000, और लेस नेट एक्सपेंस दैट इज 35,500। नेट इनकम बिफोर टैक्सेस वो आ गई, फिर लेस फेडरल इनकम टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स भी निकाला इन्होंने, और नेट इनकम आफ्टर टैक्स पेइंग, वो जो आपको नेट इनकम टैक्स पे करने के बाद आ रही है दैट इज $30,175 एंड रिजल्ट है जो एंड पे मैंने बात शुरू में की थी। सो इस स्टेटमेंट से, इस इनकम स्टेटमेंट जिसको बिजनेस इनकम स्टेटमेंट कहते हैं हम पर्टिकुलर फर्म की, उसमें आपके रेवेन्यूज भी आ गए, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गए, टैक्सेस भी आ गए, और नेट इनकम भी आ गई, और नेट इनकम बिफोर टैक्स आई, फिर टैक्स निकाल के जो है नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ गई। अभी हम बात करेंगे नेट इनकम स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज, इसके मतलब बात होगी। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज? अ स्टेटमेंट दैट इलस्ट्रेट्स हाउ द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी अफेक्ट कैश ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के दौरान जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कंपनी की, कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, हर तरफ जो पैसे जा रहे हैं, आ भी रहे हैं रेवेन्यूज की शेयर में, तो वो कैसे, वो हाउ इट लुक्स लाइक, कैश किस तरह फ्लो हुआ, राइट। अभी आप गौर करें, ये काम ने जोग्राफिक, इसको ग्राफिकल शेप में एक समरी बना दी है आपके इल्म के लिए और आपकी कंफर्ट के लिए। डिफरेंट को हमने डिफरेंट लोगों को कंपेयर कर दिया, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को। पहला कॉलम है टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या है, दूसरा है उसका टाइम फ्रेम क्या होता है, तीसरा ये मेन अकाउंट्स क्या है। फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन एंड कंसेप्चुअल क्लियरेंस, इसको हर एक को एक पर्टिकुलर हमने ये समराइज कर दिया हर तरह की स्टेटमेंट को। नंबर 1 इज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का जनरली जो टाइम फ्रेम होता है अप टू 1 ईयर होता है।
मेन अकाउंट से इसमें होते हैं इनकम, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट्स। इनकम क्या हुई, एक्सपेंस क्या हुई और प्रॉफिट्स क्या हुई। दूसरी बात फिर हमने की थी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होता है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी, कि जब से कंपनी चल रही है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ये बिगिनिंग ऑफ कंपनी से होती है और एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज की बात करती है कि एसेट्स क्या थे कंपनी के, लायबिलिटीज क्या और इक्विटी क्या है। अगली बात है कैश फ्लो। कैश फ्लो इज जनरली अप टू 1 ईयर और ये बात करती है ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टमेंट और फिनांसिंग की। ऑपरेटिंग कास्ट क्या थी, इन्वेस्टमेंट कास्ट क्या थी, ओवरऑल फिनांसिंग क्या है, ये उससे क्लियर होता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की हम बात कर रहे थे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है या इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ग्राउंड है वो एज शोन ऑन दिस स्लाइड। बेसिकली आप देखिए कि सबसे ऊपर उस कंपनी का नाम है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, फिर उसके बाद उनका एड्रेस है और नीचे उन्होंने उसका टाइम पीरियड दिया है कि फलान टाइम पीरियड किया है। कैश फ्लोज फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे ऊपर उन्होंने जो पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेट करने की एक्टिविटीज में कैश फ्लो है वो उसको लिस्ट किया है। वो टोटल आगे नेट कैश फ्लो प्रोड्यूस बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो जितनी भी एक्टिविटीज ऑपरेशन में आई जिनमें थे रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आ गया, सप्लायर एम्प्लॉय का आ गया, इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, टोटल उन्होंने किया। दिस बिकेम दी $58,175। उसके बाद इसी स्टेटमेंट में लिखा कैश फ्लोज फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लिस्ट किया, सारे जो भी कैश हुआ था ट्रांजेक्शन्स, फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे $2,000 वो आ गए। फिर वो तीसरा जो अहम तरीन काम था वो था कैश फ्रॉम दी फिनांसिंग एक्टिविटीज। फिनांसिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आ गया, पेमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट हो गए, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हो गए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स हो गए, तो नेट उसका 41,000 आ गया। अच्छा, नेट इंक्रीज दैट इज डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों केसेस में वो हुई $15,175। कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज $43,825. Cash at the end of year was 59,000. So the difference between the 43,825 and 59,000, ये this is a net cash flows की जिसमें ऊपर पूरे साल की उस particular time की उन्होंने cash flows की show की है। So for north we could say for the northeast the amount of cash at the end of year that is $59,000. The same amount reported for the cash account on the firm balance sheet। ये balance sheet वाला ही दोबारा वही चीज एक काउंटर चेक आ गया कि बैलेंस शीट और कैश फ्लो दोनों इन लाइन है। और सो देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी और देयर इज नो मिसमैच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द proper accounting has been taken for, it has been taken into account। So कैश फ्लो एक्टिविटीज क्या क्या है, मैंने बात की थी बीच में हमने कैश फ्लो में एग्जांपल में कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज दैट स्टैंड्स द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स, जो ऑपरेटिंग कहते हैं प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स से जो कैश है वो। उसके बाद इन्वेस्टिंग की बात है, इन्वेस्टिंग इज द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट सच एज परचेजेस, सेल्स ऑफ लैंड, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिर है फिनांसिंग, फिनांसिंग इज द कैश फ्लो फ्रॉम द फिनांसिंग सच एज चेंजेस इन डेट, ऑब्लिगेशंस, ओनर्स इक्विटी के डिफरेंट ओनर्स इक्विटी हो गई, डेट्स में चेंज हो गई, उसको फिनांसिंग एक्टिविटी के तौर पर लिस्ट किया गया जैसा कि आपने पिछली एग्जाम्पल में भी देखा। फिर एडेड टू बिगिनिंग कैश बैलेंस शीट टू गेट एंडिंग कैश बैलेंस, बिगिनिंग और एंड के मतलब इनको ऐड ऑन किया और एक्चुअल डिफरेंस को देखा। नो विल टॉक अबाउट दी यूजिंग एनुअल रिपोर्ट्स टू कंपेयर डेटा। एनुअल रिपोर्ट्स को डेटा कंपेयर करने के लिए किस तरह यूज किया जाता है उस पर बात करते हैं। बेसिकली एनुअल डाटा को जब सारी रिपोर्ट्स को हम कंपेयर करते हैं क्या क्या डाटा निकलता है उसमें से, एक तो डिटरमिन्स दी प्रॉफिटेबिलिटी मर्ज होती है। फिर रीड दी लेटर्स, लेटर पढ़े जाते हैं, सारी पूरी की प्रॉपर चीजें ट्रांजैक्शन जो हुई। कंपेयर करंट स्टेटमेंट्स विद प्रायर पीरियड स्टेटमेंट, जो करंट स्टेटमेंट्स है हमारी पिछले बिजनेस से कंपेयर की जाती है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ। एग्जामिन फुटनोट्स, फुटनोट्स को देखे जाते हैं। लर्न टू कैलकुलेट दी फाइनेंशियल रेशियोज, और फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करने का देखा जाता है। और सम टाइम to compare with the other firms, we do compare with the other firms कि where do we stand and where do they stand and how we say in the competitive performance के मतलब हम क्या हैं। ये पूरी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पूरी विजिबिलिटी आती है इन चीज़ों की। फिर पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स, जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती हैं उनमें लेटर टू स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर्स होता है
कि स्टॉक होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको लेटर लिखा जाता है। मैनेजमेंट्स डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट ये एनुअल रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक होल्डर्स को लेटर लिखते हैं। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट की जो डिस्कशन हुई और एनालिसिस उसके मतलब रिपोर्ट आती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आती है वो और उसके नोट्स को देखा जाता है। द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट की क्या रिपोर्ट रही वो उसको पब्लिश किया जाता है, और सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। और एक प्रिंसिपल सेंटर्ड एथिक्स के लिहाज से एक प्रॉपर अकाउंटेंट स्टेटमेंट सामने आती है, उस फर्म की हेल्थ प्रोफाइल जो है, फाइनेंशियल हेल्थ प्रोफाइल जो है वो सामने आता है। अभी हम बात करेंगे इंटीग्रेटिव एनालिसिस। इंटीग्रेटिव एनालिसिस क्या है? इट इज द बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंटली बाय यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट टू जनरेट अ गिवन लेवल ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। कम से कम रेवेन्यूज एसेट्स को यूज करते हुए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, वन ऑफ द इंटीग्रेटिव एनालिसिस का ये थीम है, जो किया जाता है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स का टर्नओवर क्या रहा, टोटल रेवेन्यूज का टर्नओवर क्या रहा, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स से जब देखा किया जाता है तो टोटल एसेट टर्नओवर को ये देखा जाता है इंटीग्रेटिव एनालिसिस में। The balance sheet items of the original malt shop that is arranged in alphabetical order were as follows at the close of business on September 30, 2001। ये एक ओरिजिनल केस स्टडी है, ये शो किया गया आपकी इल्म के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए। समरी जरा गौर से देखिएगा, इट्स वर्थ सीइंग इट सो दैट कंसेप्चुअली भी आप क्लियर हो। वो कहते हैं जी लेफ्ट पे है अकाउंट्स पेएबल 8500, अकाउंट्स रिसीवेबल 1250, बिल्डिंग 45,500, कैश 7,400। सो फर्नीचर फिक्चर एटसेट्रा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं 20,000, लैंड 55,000, कैपिटल जो है वो नोट पेएबल नोट कोई नहीं है, और सप्लाईज 3,440। ये एक लिस्टेशन आ गई प्रॉपर जो हमारी एक वन ऑफ द कंपनी ने अपनी करंट एसेट्स की दी, करंट हेल्ड चीज़ों की अपनी अकाउंट्स की दी। अभी दी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दी फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर वर, हम इसको बेसिकली सितंबर 30 को जो इलस्ट्रेशन थी इसकी प्रॉपर उस वक्त ये थी जो आपसे शेयर की मैंने कि इस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ये थी। अभी इसके बाद आगे देयर डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं जिनकी प्लेसमेंट होगी टू डिटरमिन द इंटीग्रेटिव एनालिसिस एंड द अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी कि किस तरह आगे मूव फॉरवर्ड होता है बिजनेस। The transactions occurring during the first week of the October, ये फर्स्ट वीक को अक्टूबर में की ट्रांजेक्शंस ही दे इंक्लूड अक्टूबर 3 को मार्टिन इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 30,000 कैश इन द बिजनेस, द अकाउंट्स पेएबल वर पेड इन फुल, नो पेमेंट was made on the नोट पेएबल पे कोई पेमेंट नहीं हुई थी। अक्टूबर 6 को मोर फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट दैट इज $18,000, उसमें से इन्होंने सप्लाईज वर परचेज फॉर $1,000 कैश फ्रॉम रेस्टोरेंट सप्लाई सेंटर एंड गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, द सप्लाईज वुड हैव अ कॉस्ट ऑफ 1875 इफ परचेज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1 से 6 लेके 1 to 6 में 55,000 रेवेन्यू वर अर्नड एंड पेड इन कैश, एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू अर्न द रेवेन्यू वाज $4,000 वर इनकर्ड एंड पेड इन कैश। अभी इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे इस एनालिसिस से, ये आपकी क्लैरिटी के लिए। कंप्यूट द मिसिंग फिगर फॉर नोट्स पेएबल, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट सितंबर 30, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट अक्टूबर 6, प्रिपेयर अ इनकम स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज फॉर द पीरियड अक्टूबर 1 to 6 एंड योर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ट्रीट द परचेजेस ऑफ सप्लाईज एंड द पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तौर पर उनको हमने लेना है। हमने इसकी केस स्टडी और ट्रांजैक्शन पढ़ ली, अभी उसका सोल्यूशन है। बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट जो 30 सितंबर 2001 को थी, इनकी ओरिजिनल कैश एसेट्स में पहले कैश आ गया, फिर अकाउंट रिसीवेबल आ गए, सप्लाईज आ गई, लैंड, बिल्डिंग, फिक्चर्स, दिस टोटल केम एज $1,32,590। लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटीज जो आ गई 70,000 नोट पेएबल था एंड अकाउंट्स पेएबल थे, टोटल लाइबिलिटीज ये हो गई और ओनर्स इक्विटी 54,000 होगी। सो टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो आ गई 132,590। सो टोटल एसेट्स आर इक्वलेंट टू दी
total liabilities and owner's equity, as we are talking from the beginning and start of this lecture. ये account equation के बराबर है. Now the compute the missing figure for notes payable. Total assets जो हैं 132 हैं, less owner's equity 54,000 आ गई, less accounts payable 8500 आ गए. Notes payable जो थे पहले उसकी रिक्वायरमेंट थी, दैट कम्स टू बी $70,000 जब इसको उसमें से माइनस किया. अगली रिक्वायरमेंट थी हमारी कि हर एक को शो किया जाए, कैश को और उसके कैपिटल को, सप्लाईज को और उसके क्रेडिट बैलेंस को. तो अगर आप गौर करें इस एंट्री को कैसे हमने रिलेट किया, सितंबर 30 का डेबिट आ गया, फिर अक्टूबर 3 की एंट्री आप नोट करें कि 21,500 आ गई, फिर अक्टूबर 6 की एंट्री 1000 आ गई जो कि अक्टूबर 6 की एंट्री थी, क्रेडिट में आई थी. फिर उसके बाद $5,500 जो है वो उसके के मार्टिन में से आया. फिर अक्टूबर 6 की एंट्री जो $4,000 था वो एक्सपेंस हुए थे जो उसके रनिंग में. सो टोटल जो बैलेंस निकला आपके पास $38,000 निकला, जो सारी एंट्रीज को जब आपने रिलेट किया और कोरिलेट किया इनकी बिजनेस एक्टिविटीज के साथ. बैलेंस शीट पे अगर नजर दौड़ाएं हम इसको तो गौर करें तो बैलेंस शीट में कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग और फिक्सचर जो हैं, टोटल जो एसेट्स की वैल्यू आई वो आई 1,73,590 और सितंबर 6 को 2001 को. और जो इनकी लायबिलिटीज और ओनर इक्विटीज हैं वो भी 1,73,590 आई. सो our assets are equal to the liabilities and owner's equity. उसके बाद आगे आप देखते हैं कैश फ्लो की बात कर रहे हैं. कैश फ्लो सितंबर एज ऑन अक्टूबर 6 तक ये कैश की ट्रांजैक्शन थी, ऊपर कंपनी का नाम, नीचे बैलेंस शीट और फिर कैश फ्लो का लिखा हमने. आपने इसकी कैश की जो ट्रांजैक्शन थी गौर करें, जो जैसे रेड के साथ इस स्लाइड के ऊपर भी इनसर्कल किया हुआ है. सितंबर 30 को 7400 थी, अक्टूबर 3 को 21,500 आई, फिर बैलेंस ये रह गया. उसके बाद अक्टूबर 6 की एंट्री आ गई, फिर बैलेंस ये रह गया, फिर अक्टूबर 6 की एंट्री दोबारा आई, 2 एंट्रीज आई और एंड पे जो कैश फ्लो की रह गई दैट वाज 29,400. अकाउंट रिसीवेबल जो है वो रह गए 12,500, लैंड की वही 55,000, बिल्डिंग की 45,500, फर्नीचर की 38,000, सप्लाईज की वही है सच 44,440. और एंड पे आप देखें नोट पेबल, अकाउंट्स पेबल और की मार्टिन कैपिटल, ये सारी चीजें आ गई. की मार्टिन कैपिटल पे जरा गौर करें, इट कम्स टू बी $85,590. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो अगली रिक्वायरमेंट थी फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 6 ऑफ अक्टूबर थी. कैश फ्लो अगर आप गौर करें, कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारे का सारा इट कम्स टू बी $8,000. इसमें रिसीव फ्रॉम रेवेन्यू आ गया, पेड फॉर एक्सपेंस आ गया, पेएबल आ गया, कैश पेड फॉर सप्लाईज आ गया. कैश फ्लो फॉर द इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं था. कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट बिकेम $30,000 और इंक्रीज इन कैश हुई. कैश बैलेंस अक्टूबर 1 को $7,400 था और कैश बैलेंस ऑन अक्टूबर 6 जो था $29,400 के तौर पे मर्ज हुआ. ये पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शो की गई फ्रॉम 1 to 6 of अक्टूबर एज इट वाज द रिक्वायरमेंट. इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी स्टेटमेंट्स के बाद सबसे अहम पार्ट अभी हम इस डेमोन्स्ट्रेशन का, इस प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल का शुरू करने लगे, दैट इज द एनालिसिस. Analysis is assume the note payable doesn't come due to several years. Is this original malt shop in a stronger financial position on September 6? It is not September 6, it is October 6. The financial position on October 6 is stronger than September 30th because on September 30th the company's current assets they were $8,650 or slightly exceeds the current liabilities that is $8,500. सो स्ट्रॉन्गर पोजीशन थी इनकी क्योंकि उनके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स दे वर ग्रेटर देन दी लायबिलिटीज. वेयर एज ऑन अक्टूबर 6 को क्या स्टेट थी कंपनी की, आफ्टर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स कंपनी हैड हाईली लिक्विड एसेट्स ऑफ 30,650 अलोन एक्सीड इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन से वैसे ही लिक्विडिटी ज्यादा थी ओनर्स की और एसेट्स बेहतर थे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी बेहतर थी.
देन नाउ वी कम टू दी बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ दी जुलियन बर्के। ये दूसरी एग्जांपल है जो बैलेंस शीट शो की गई है। दिस इज सेकंड एग्जांपल अगस्त 1 2001 को। इसी तरह जैसे हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा था कि इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन्होंने दी। अगस्त 2 को क्या हुआ, अगस्त 3 को क्या हुआ, वही इनकी दी। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, prepare a balance sheet at August 3, then prepare a statement of cash flows for the period of August 1st to 3 and assume the note payable doesn't come due for several years. Is the Julian Becker's stronger financial position on August 1 or on the August 3? एनालाइज करके हमने एंड पे बनाना है कि पहली अगस्त को उनकी पोजीशन ठीक थी या 3 अगस्त को आफ्टर दी ट्रांजैक्शंस। अगर हम गौर करें, सबसे पहले इनकी बैलेंस शीट की बात हुई। हम दी जूलियन बेकरी की बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। हमने दिस इज सेकंड न्यूमेरिकल जिसकी बात हो रही है फॉर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी बैलेंस शीट एज इट वाज ऑन अगस्त 1 2001 एज शोन। आप गौर करें तो इसके करंट एसेट्स में कैश है और करंट रिसीवेबल्स हैं, लायबिलिटीज हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट और सप्लाईज है। टोटल एसेट्स जो हैं इस पर्टिकुलर फर्म के they comes to be $220,700। अच्छा, टोटल लायबिलिटीज जो हैं इसकी नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज डाल के दैट बिकम्स टू $100,000 और टोटल कैपिटल जो है इस कंपनी का $1,20,700। सो हमने देखा कि पहली बात तो यह टोटल एसेट्स इस कंपनी के 2,20,700 थे और टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल बिकेम टू 2,20,700। सो एसेट्स आर इक्वलेंट टू दी लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। आगे हम इनकी बैलेंस शीट पे बात करते हैं। बैलेंस शीट पे अगर आप चाहें तो अगस्त 2 को इनका प्लस अकाउंट आया इनके पास 8800 और अगर आप गौर करें तो इसमें कैश में है ये और बैलेंस कैश जो रह गया इनका $15,740 हो गया। 6,940,000 पिछला डॉलर था, दोनों ऐड हो गए। अगस्त 3 को इनके $1,250 आउट हुए। दूसरी ट्रांजैक्शन थी जैसे शुरू में हमने पढ़ा, तो ये बाकी रह गए ₹14,490 इनका कैश रह गया और अकाउंट्स रिसीवेबल इनके 11,260 हैं, वही सेम स्टेट। लैंड इनकी 67,000 की है, बिल्डिंग इनकी 84,000 की है, फिक्स्ड एसेट्स हैं 51,700 के। और दूसरी तरफ सप्लाईज में उधर से जो माइनस हुए थे आपने देखा सप्लाईज में इनके एसेट्स बढ़ गए। सप्लाईज में ये $8,250 ऐड हो गए जो उधर माइनस हुए थे कैश में से। नोट पेएबल जो हैं इसमें कोई चेंज नहीं है और दैट इज 74,900 इनके नोट्स पेएबल हो गए। अकाउंट्स पेएबल 72,000 और अपना कैपिटल जो है जेएल कैपिटल वालों का ओनर्स इक्विटी है 1,45,700 है। अभी अगर हम इनकी बैलेंस शीट पे नजर दुराएं तो बैलेंस शीट में आपने देखा कि करंट एसेट्स जो है कैश, अमाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, एक्सपेंस और सप्लाईज डाल के दिस बिकम्स टू बी $2,36,700। लायबिलिटीज और इन ओनर इक्विटीज में आपने अगर गौर करें तो नोट्स पेएबल था उनका जो चल रहा था 74,900 और अकाउंट पेएबल्स जो थे 7,200 थे और सैलरीज जो थी $8,900 की थी और जूलियन ली का अपना कैपिटल जो था दैट वाज 1,45,700। इसमें कोई चेंज नहीं है। टोटल एसेट कम टू बी $2,36,700 और टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल जो आया इट इज इक्विवेलेंट टू द एसेट्स, इट कम्स टू बी 2,36,700। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो 2,20,700 टोटल एसेट्स हो गए और टोटल लायबिलिटीज 2,20,700 हो गए हमारे पास। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है इनकी फ्रॉम इट वाज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम अगस्त 1 टू द अगस्त 3। इन्होंने जो कैश फ्लो हुआ, कैश पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल 16,200 हुआ, फिर कैश परचेज ऑफ सप्लाईज हुआ, कैश फ्लो ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 17,450 हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हुआ, फिर कैश इंक्रीज इन कैश। ये जरूरी है आप देखें कैश बैलेंस वाज ऑन अगस्त 1 वाज 2001 को 6,940, कैश बैलेंस ऑन अगस्त 3 आ गया हमारे पास 14,490 रुपीज कैश में इंक्रीज हुई जो कि ट्रांजैक्शन के लिहाज से जब उनकी पोस्टिंग हुई और डाटा प्लेस किया गया अपनी जगह पे। सो एनालिसिस
बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस में इट अज्यूम दी note payable doesn't come due to several years. If the Julian bakery is strong, has the stronger financial position on August 1st or on August 3, हमने बताना एनालाइज करके कि इनकी पोजीशन अगस्त 3 को बेहतर थी या अगस्त 1st को, एनालाइज ब्रीफली। On August 1st, the highly liquidity assets, they were cash and accounts receivable total only 18,200, but the company has 25,100 in debts due to near future accounts payable plus LAs payable. 1 अगस्त को इनके पास जो किटी में था डेट वाज 18,200, जिनकी ऑब्लिगेशन थी, लायबिलिटीज थी, वो थी 25,100। अगस्त 3, आफ्टर एडिशनल इन्फ्लो इन कैश बाय द ली, जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, द लिक्विड एसेट्स टोटल बिकेम 25,750, वो आगे जब इनिशियल उन्होंने और डाला, and debits due in near future amounts 16,100. So we could say very safely the company is in a stronger position on August 3 than on August 1. Knowingly, आप देखें अगस्त 1st को उनकी 18,200 थे KT में, और अगस्त 3 में उनके पास 25,750 थे. So financially the company was on a stronger pitch on August 3 as compared to August 1st. With this we come to the end of lecture 11, gentlemen. Before I close my lecture, I would recapitulate and share the summary of this lecture 11 with you for the proper conceptual clearance. What all we learned in this lecture? Firstly, we explained the nature and general purpose of financial statement क्या था. फिर उसके बाद हमने बात की explain certain accounting principles that are important जो हमने use किए for an understanding financial statements for professional judgment के तौर पे जो principles बहुत ज़रूरी थे. फिर हमने demonstration how certain business transactions affect the elements of the accounting equation. Different transactions की हमने दो numerical भी आपसे शेयर किए, बताया कि जी कंपनी का हेल्थ प्रोफाइल कैसे होता है और कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होनी चाहिए फॉर दी करेक्ट रिसीवेबल प्रिंसिपल सेंटर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए. फिर हमने एक्सप्लेन दैट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफन रेफर टू एज द बैलेंस शीट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. जो फाइनेंशियल पोजीशन है जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, वो अकाउंटिंग पोजीशन को ही शो कर रही होती है उस कंपनी की फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. देन इनकम स्टेटमेंट की हमने बात की. It reports an enterprise financial performance for a period of terms of the relationship of revenues and expense. ये revenues और expense के relationship को show करती है for a particular period. Income statement की भी हमने बात की. फिर हमने बात की statement of cash flows की. It presents the change in cash for a period time in terms of the company's operating, investing and financing activities. जब भी हम cash flow की बात करते हैं, it shows operating, investing and financing activities को बहुत clearly ये show करती है. With this, gentlemen, we finish our lecture 11. Before closing the lecture, you know I generally share a message, जो कि message of the day होता है और end पे भी होता है और शुरू में भी होता है. आज का closing पे मैं आपसे message share करूँगा. Surrender to what is, let go of what was, have faith in what will be. अच्छी सुबह का इंतजार करना चाहिए. Please don't live in past, don't think of past. Don't dream of futures. Just live in present and plan practical, executable things, doable things for the future. हिम्मत वाले लोग हिम्मत नहीं हारते. मायूसी गुनाह है, मैंने शुरू में बात की थी. ये स्टेटमेंट असल में उसी की एक्सपेंशन है. वो कहते हैं ना, खोल आंख, सुबह देख, आसमान के तारे देख, चांद देख. कीप योर एम्स हाई. आप अपनी जिंदगी में अपने गोलों को जितना ऊंचा रखेंगे, हर अच्छे आने वाली सुबह को अल्लाह के फजल करम से अच्छी सुबह मानेंगे, अल्लाह की खास रहमत पे बिलीव करेंगे. क्योंकि कहा जाता है डेस्टिनी इज ऑलवेज विद द कर्जियस पीपल, लक इज ऑलवेज विद द ब्रेव पीपल. तो हिम्मत से सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाला हर सुबह, हर कल आपके लिए आज के कल से अच्छा होगा. लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है, मैंने शुरू में बात की थी, सेल्फ एनालिसिस करें. नेगेटिविटी, जेलसी, बुरा सोचना, बड़ों की खिदमत ना करना, माँ बाप की दुआएं ना लेना, इन नेगेटिव ईवल्स को दूर फेंकें. पॉजिटिव रहें, माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, बड़ों की इज्जत करें और मुस्बत मुस्तकबिल का सोचें. अल्लाह हमेशा आपका हामी नासर होगा. अगली बात जो बहुत ज़रूरी है, अनदर कोटेशन, इट सेज 3 grand essentials to happiness in the life are something to do, something to love and something to hope for. Beautiful. आप देखिए, something to do हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है. यू शुड नॉट बी सिटिंग आइडियल, फारग नहीं बैठना. कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज अ होम ऑफ डेविल. हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में करें. समथिंग टू डू,
समथिंग टू लव, कोई एक आपके पास मोहब्बत करने का बहाना होना चाहिए, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी कम्युनिटी हो, चाहे आपका अपना गोल हो, चाहे आपका ज़िंदगी का मिशन हो, एंड समथिंग टू होप फॉर, और अच्छी होप के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव होप के साथ रहना चाहिए। विद दिस जेंटलमैन, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस हियरिंग। अल्लाह ताला, इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर रखे। रब्बे जुल जलाल मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे, हमें अपने माँ बाप का मुहद्दब बना दे, हमें खुशियों वाला बना दे, हमें एहसान वाला बना दे, हमें खैर वाला बना दे, हमें कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव बना दे। सो अल्लाह ताला मेरा, आपका और हमारा हमेशा हामी नासर हो, और मेरी और आपकी, हम सब की दिली दुआएं कबूल करे, और हमें किसी का मोहताज ना करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।